नमस्कार, मैं स्वप्निल जैन स्वागत करता हूं खबर 24 के इस खास प्रोग्राम बापू और उनकी आज़ादी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे काठियावाड़ के दीवान परिवार का एक शर्मिला और भोला सा लड़का अपनी शिक्षा के लिए लंदन पहुंच जाता है। हमने ये भी देखा कि बचपन में पढ़ी गई बातों और अनुभवों का इस इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। गांधी और उनके सत्य और अहिंसा के आग्रह की असल शुरुआत अभी होना बाकी थी, और बाकी था सत्य और अहिंसा की राह पर बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़े धर्म संकट का आना, जिसे गांधी ने बहुत ही सहजता के साथ पार किया। तो गांधी अपनी वकालत की पारी शुरू करने के लिए वापस मुंबई पहुंचे। बंदरगाह पर उनके भाई और एक रिश्तेदार ने उनका स्वागत किया। वो अपना वचन पूरा करने में कामयाब रहे थे, इसलिए वो ये बात अपनी माँ को बताने और उनसे मिलने को बहुत बेचैन थे। लेकिन रिश्तेदार के घर पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। उन्हें सुनकर बहुत धक्का लगा। हालांकि वो ज्यादा रोए नहीं, या यूं कहें कि रो नहीं पाए, और वापस से अपने जीवन में लग गए। कस्तूरबाई से उनका प्रेम बढ़ा जरूर था, लेकिन अब भी वो उसी तरह से वहमी और रौब जमाने वाले पति थे। भाई को गांधी से बहुत उम्मीदें थी कि वो खूब कमाएंगे, इसलिए उन्होंने घर के खर्चे पहले ही बढ़ा लिए थे। चीनी के बर्तन, रोज चाय कॉफी बनना, ये सब आम हो गया था। लेकिन भीतर से तो गांधी ही जानते थे कि वो अभी कितने कच्चे हैं। सो उन्होंने वापस खर्चों को कम करने की कोशिश की। वो बच्चों के साथ खूब अच्छे से घुल मिल कर रहते थे और उन्हें खूब कसरत वगैरह करवाते थे। लेकिन अब बात आ चुकी थी काम की। वो राजकोट में वकालत तो शुरू कर देते, पर उन्हें वकालत का व तक नहीं आता था। दोस्त तो कहते थे कि मुकदमे ले लो, पर उनका जमीर नहीं मानता था कि एक अनजान वकील के हाथों किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। सो दोस्तों की ही सलाह पर वो वापस मुंबई लौट गए, ताकि उन्हें वकालत का अनुभव मिल सके और हिंदुस्तान के कानून को जानने का मौका भी मिल सके। कुछ वक्त मुंबई रहने के बाद उन्हें वकालत का यह काम आडंबर भरा लगने लगा। फिरोज शाह मेहता की छवि से उन्हें मन ही मन डर लगता था। फिरोज शाह मेहता उस वक्त नामी गिरामी वकील हुआ करते थे। जब उन्हें छोटी अदालत का पहला मुकदमा मिला तो उनसे कमीशन मांगा गया। उन्होंने देने से इनकार कर दिया। सामने वालों ने दबाव बनाया, लेकिन गांधी टस से मस नहीं हुए। आखिरकार मुकदमा उन्हीं को मिला 30 रुपए में। लेकिन जब अदालत में जिरह के लिए वो खड़े हुए तो उनके पैर थर थर कांपने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने मुकदमा तुरंत छोड़ दिया। फिर स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक लगने की सोची, लेकिन वहां भी काम नहीं बना। खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। सो 6 महीने में बोरिया बिस्तर बांधकर वापस राजकोट लौट गए। राजकोट में भाई वकील और उनके सहयोगी के लिए अर्जी पत्री लिखने का काम तो मिला, मगर इसमें भी कमीशन देना होता। गांधी यहां अपनी जिद पर कायम नहीं रह सके और उन्हें कमीशन देना पड़ा। लेकिन इस काम का अंत तब हुआ जब उनके भाई और पोरबंदर के राणा साहब ने उन्हें गलत सलाह देने का आरोप लगाया। अधिकारी गांधी को जानते थे, सो भाई ने कहा कि मेरी तरफ से तुम उनसे बात करो। पर गांधी को यह सिफारिशी काम जचता न था। भाई ने दबाव बनाते हुए कहा कि तुम काठियावाड़ को नहीं जानते हो, दुनियादारी तुम्हें भी सीखनी है। वहां तो वसीले से ही सारे काम चलते हैं। तुम्हारे समान भाई अपने परिचित अधिकारी से सिफारिश के 2 शब्द कहने का मौका आने पर दूर हट जाए तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। वो भाई की इच्छा को टाल नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपने स्वाभिमान के नष्ट होने का पूरा अंदेशा था। वो अधिकारी से मिले और परिचय की बात बताई तो वो और ज्यादा अकड़ गया। उसने सीधा उनसे सवाल किया कि तुम यहाँ उस परिचय का फायदा उठाने तो नहीं आए हो? तो गांधी ने अपना मत रखने की कोशिश की, लेकिन अपना मत रखने से पहले ही उन्होंने उनके भाई पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और उनसे बाहर चले जाने के लिए कहा। लेकिन गांधी बिना कहे जाने वाले नहीं, तो मजबूरन उस अधिकारी को उन्हें चपरासी के जरिए बाहर निकलवाना पड़ा। गांधी को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो अपमान का घूंट पीकर रह गए। बाद में उन्होंने कसम खा ली कि आगे से किसी की भी सिफारिश नहीं करेंगे। जब गांधी के लिए राजकोट में माहौल काम करने के लिए मुश्किल हो गया तो उनके भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेश आया कि उनका एक मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। 40,000 पाउंड का मामला है। अगर गांधी वहां जाते हैं तो हमारे वकीलों की अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उन्हें 1 साल के लिए बुलाया गया है और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, इसलिए गांधी तैयार हो गए। जब गांधी नेताल यानी डरबन बंदरगाह पर उतरे तो उन्हें लेने खुद अब्दुल्ला सेठ आए। अब्दुल्ला सेठ उनके मुवक्किल थे। वहां का माहौल देखकर गांधी समझ गए कि यहाँ हिंदुस्तानियों की ज्यादा इज्जत नहीं है। वो उन्हें घर ले गए। उनका मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था और उनका प्रतिवादी, जो कि उनके रिश्तेदार ही थे, वो प्रिटोरिया में रहते थे। अब्दुल सेठ वहां की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी फर्म के मालिक थे।
उन्हें इस्लाम का भी अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनमें और गांधी में खूब चर्चाएं होने लगी। तीसरे दिन जब वो गांधी को डरबन अदालत दिखाने ले गए तो वहां के मजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी नहीं माने और अदालत के बाहर चले गए। बाद में जब अब्दुल्ला ने उन्हें बताया कि यहाँ हिंदुस्तानियों को अदालत में पगड़ी पहनने की मनाही है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गांधी ने हिंदुस्तानियों के बारे में जब विस्तार से जाना तो उन्हें पता चला कि यहाँ सब जाति और रंग के आधार पर आपस में बटे हुए हैं। अब ऐसे में पगड़ी पहनने का प्रश्न जरूरी हो गया था। ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये भारतीयों को एकजुट करने का पहला कदम था। और पगड़ी का उतरना मतलब उन्होंने इस मामले में अब्दुल्ला सेठ से बात की और गांधी ने पगड़ी को लेकर अखबारों में एक लेख लिखा जिस पर खूब चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी प्रसिद्ध हो गए। किसी ने उनका पक्ष लिया तो किसी ने उनकी निंदा की। डरबन में उनकी मुलाकात सुभान गॉडफ्रे, पारसी रुस्तम जी और आदमजी मियां खान से हुई। इसी दौरान मुकदमे के सिलसिले में उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कहा कि सामने वाले उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में मामला जल्द से जल्द और आपस में बैठ विचार कर सुलझ जाए। ठहरने की व्यवस्था उनके वकील के घर या कहीं और होनी थी। उनके पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। अब रेल में उस वक्त सोने के लिए अलग से 5 शिलिंग का टिकट कटवाना होता था, लेकिन गांधी ने पैसे बचाने के लिए जिद करते हुए वो टिकट कटवाने से मना कर दिया। सेठ के समझाने पर भी वो नहीं माने। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी में पहुंची। इस दौरान वहां एक यात्री आया। उसने गांधी को देखा और उससे बहुत परेशान हुआ। वो तुरंत बाहर निकला और 1-2 अफसरों को अपने साथ ले आया। उनमें से एक अफसर ने गांधी को आखिरी डिब्बे में यानी तीसरे दर्जे में जाने को कहा। गांधी ने कहा कि मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है, पर वो अफसर नहीं माना। गांधी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। अफसर ने कहा कि यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और ना उतरे तो तुम्हें सिपाही जबरदस्ती उतारेगा। तो फिर सिपाही उतारे, मैं अपने खुद से तो नहीं उतरूंगा, गांधी ने जवाब दिया। इसके बाद सिपाही आया और उन्हें सामान को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आधी रात को वेटिंग रूम में बैठे गांधी ने विचार किया, मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या फिर लौट जाना चाहिए, नहीं तो अपमान को सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना नामर्दी होगी। मुझे जो सहना पड़ा वो महारोग रंग द्वेष का कष्ट है। यदि मुझ में इस रोग को मिटाने की शक्ति है तो मुझे उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लड़ने का फैसला किया और सारा वाकया स्टेशन मास्टर और शेख अब्दुल्ला को बताया। अगले दिन की गाड़ी में उनके लिए व्यवस्था कर दी गई और उन्हें चार्ल्सटाउन पहुंचा दिया गया। इस तरह की घटनाएं गांधी के साथ कई बार हुई। उनकी पिटाई हुई तो कभी किसी होटल के कमरे में उन्हें बैठकर खाना खाना पड़ा क्योंकि डाइनिंग रूम में सभी गोरे मेहमान बैठे थे। लेकिन गांधी ने भी इस सब से निपटने और इस समस्या को खत्म करने का मन बना लिया। वो ऐसे किसी भी मामले में अदालत बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बल्कि उन्होंने वहीं रहने वाले हिंदुस्तानियों से उनके शोषण के किस्से सुने और उन्हें इसके खिलाफ एकजुट करने का फैसला लिया। कभी कभार उन्हें इस सब में कुछ भले अंग्रेजों का भी साथ मिल जाता था। अधिकतर वक्त अलग अलग धार्मिक चर्चाओं में मशगूल रहने वाले गांधी ने अपने मुकदमे में भी खूब दिलचस्पी दिखाई। एक वरिष्ठ वकील की सलाह जिसमें उन्होंने कहा था कि तथ्य मतलब 3/4 कानून पर गांधी ने पूरी तरह से अमल किया और उनके मुकदमे के सारे तथ्य खोज निकाले। तथ्य शेख अब्दुल्ला के पक्ष में थे, लेकिन शेख तैयब जी जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था वो शेख अब्दुल्ला के रिश्तेदार थे। गांधी को अफ्रीका जैसे देश में जहां इतना भेदभाव था वहां इन दोनों की और बाकी सभी हिंदुस्तानियों की एकता की बहुत जरूरत महसूस हुई। इसलिए उन्होंने शेख तैयब जी और शेख अब्दुल्ला से समझौते की अपील की। सेठ जी मान गए, पर उनके लिए इतनी बड़ी रकम देना बहुत मुश्किल था। इस पर शेख अब्दुल्ला ने भी उदार रवैया दिखाते हुए उन्हें बहुत लंबे वक्त की मोहलत दे दी और मुकदमा खत्म हो गया। क्योंकि जब मुकदमा खत्म हो चुका था इसलिए गांधी ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। शेख अब्दुल्ला ने एक सामूहिक भोज का आयोजन किया था। इस दौरान गांधी ने एक अखबार में पढ़ा कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए। धारा सभा में इस कानून पर बहस चल रही थी। गांधी और बाकी लोग इस कानून को नहीं जानते थे। गांधी ने पढ़कर सबको बताया कि अगर यह कानून पास हुआ तो अफ्रीका से हिंदुस्तानियों की आबादी खत्म हो जाएगी। तब खतरे को भागकर सभी ने गांधी से रुकने का आग्रह किया। गांधी इस शर्त पर मान गए कि बाकी सभी लोगों को एकजुट होकर हर तरह से इस मामले में उनका साथ देना होगा। अगले दिन से काम शुरू हुआ और सुभान गॉडफ्रे, उनके बेटे जेम्स गॉडफ्रे
पारसी रुस्तम जी, आदम जी मियाँ खान, शेख अब्दुल्ला आदि के सहयोग से उन्होंने स्वयं सेवकों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। फिर एक अर्जी मुख्यमंत्री को भेजी गई कि बिल पर चर्चा 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी जाए। उधर से उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया, चर्चा रुक गई। इस दौरान गांधी ने लॉर्ड रिपन, जो कि उपनिवेश मंत्री थे, उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी लिखने का फैसला किया, जिस पर दिन रात एक करके लगभग 10,000 हिंदुस्तानियों के हस्ताक्षर लिए गए। वो भी इस शर्त पर कि जिस चीज पर उनका हस्ताक्षर लिया जा रहा है वो चीज उन्हें अच्छे से समझाई जाए। उनके इस आंदोलन को देश विदेश के कई सारे अखबारों का समर्थन भी मिला। इससे यह आशा बंधी कि बिल पास नहीं होगी। इसके साथ ही गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्ति के वकालत करने की लड़ाई भी लड़ी और साथ ही नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। संगठन व्यापारियों के संदेश से चलता था। गांधी इसके मंत्री थे। इस संगठन में उन्होंने रहते हुए नेटाल की स्थिति को अपनी किताब के जरिए देश विदेश तक पहुंचाया, जिससे वहां के हिंदुस्तानियों को इंग्लैंड और हिंदुस्तान से काफी मदद मिली। नेटाल इंडियन कांग्रेस ने न सिर्फ व्यापारियों के लिए काम किया, बल्कि गिरमिटिया मजदूर जो कि 5 साल के अनुबंध पर भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते थे, उन्हें भी अपने निर्दयी और क्रूर मालिकों के चंगुल से छुड़ाकर उनके हितों के कर्ज वसूलने जैसे बर्बर कानून के विरोध में आंदोलन किया और 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद उस कर्ज से उन्हें आजादी दिलवाई। आखिर में गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस की कमान आदम जी मियाँ खान और पारसी रुस्तम जी के हाथों में सौंपकर 1896 में हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। गांधी से जुड़ी ऐसी बातें अगले अंक में आप लोगों के साथ होगी। बने रहिए खबर 24 के साथ। धन्यवाद।